हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। यह पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। मतलब पृथ्वी से जो वाष्पीकरण होता है उसके विभिन्न रूपों में वायुमंडल में पहुंचती है, इसी को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र ऊष्मा, आर्द्र ऊष्मा या ह्यूमिड हीट किसे कहते हैं? जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जल को वाष्प परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आर्द्र ऊष्मा या ह्यूमिड हीट कहते हैं। ग्रीष्म काल में यह अधिक मात्रा में, फलस्वरूप मौसम क्या होता है? उमस भरा। क्या है? ग्रीष्म काल में यह आर्द्र ऊष्मा अधिक मात्रा में होती है, इसलिए मौसम क्या होता है? आर्द्रतापूर्ण, मतलब थोड़ा सा उमस भरा मौसम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी क्या? शक्ति, सामर्थ्य क्या होती है? देखिए, निश्चित तापमान पर, वायुदाब में निश्चित आयतन पर, देखो निश्चित तापमान पर और वायुदाब में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता। समझ गए? एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित वायु में निश्चित आयतन पर, वायु के निश्चित आयतन पर और निश्चित तापमान पर जितनी ज़्यादा वायु नमी धारण कर लेगी उसी को बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। चलो ठीक, अगला देखते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा नमी धारण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। देखो, वायु का तापमान बढ़ाने पर नमी धारण क्षमता बढ़ती जाएगी, है सीधा। नमी की मात्रा अक्षांशों के साथ घटती है। मतलब जैसे हम ज़्यादा अक्षांशों में जाएंगे, जैसे 0 डिग्री से और ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो नमी की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। हवा में नमी की मात्रा घटती जाएगी। समस्त नमी का 90%, ये फैक्ट हैं कुछ, समस्त नमी का 90% केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, एटमॉस्फेयर में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पूरी नमी का 90% मिल जाएगा। अगला देखते हैं अब, निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा। अच्छा, निश्चित आयतन और निश्चित तापमान पर नमी धारण करने की क्षमता तो हो गई ह्यूमिडिटी सामर्थ्य। और निरपेक्ष क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है एक निश्चित आयतन पर उस वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होती है सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या होती है? निश्चित तापमान पर हवा की आर्द्रता सामर्थ्य, वही सबसे पहली वाली आर्द्रता सामर्थ्य, मतलब ग्रहण करने की क्षमता, तथा उसकी निरपेक्ष आर्द्रता, ये दोनों निरपेक्ष आर्द्रता जितनी है। देखो, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? हवा, पहली वाली आर्द्रता सामर्थ्य, यानी हवा कितनी नमी एब्जॉर्ब कर सकती है वो, तथा उसकी निरपेक्ष आर्द्रता भी बताई मैंने, कितनी उसमें ह्यूमिडिटी है, यानी सीधा सा है कितनी हवा ह्यूमिडिटी स्वीकार कर सकती है, ग्रहण कर सकती है उसका, तथा कितनी उसमें अभी नमी उपस्थित है। इन दोनों के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? 1 किलोग्राम वायु में, 1 किलोग्राम अर्ध वायु में, यानी नमी वाली वेट वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को, मतलब 1 ग्राम वायु है हमारे पास, अर्ध वायु है, उसमें ग्राम इकाई में जितना भी हमारे पास द्रव्यमान है, किसका? जलवाष्प का, उसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अतः विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी को दर्शाती है। यानी एक निश्चित आयतन पर आर्द्र हवा में जितनी भी अब नमी है ना, उसको दर्शाती है क्या? विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चलो टाइम है भी, एक और चैप्टर शुरू कर दें, वायुदाब।
वायुदाब क्या है? वायु का अपना भार होता है। देखो अभी पढ़ते हैं। वायु का अपना भार होता है किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ, मतलब एक स्तंभ के, वायु क्या है? एक स्तंभ के रूप में धरातल पर लंबवत एक दाब डालती है, उसी दाब को वायुदाब कहते हैं। वायु स्तंभ के रूप में धरातल पर एक प्रेशर डालती है, उसी को वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसके रूप में मापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर में देखते हैं, इसमें कुछ बैरोमीटर क्या है? एक मीटर है, चेक करने का एक मापक है। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी तो क्या होगा देखते हैं। पारे में अचानक गिरावट, बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट आ जाए तो तूफान आंधी आने वाली है। अच्छा, पारा जो है पहले गिरना फिर पुनः धीरे धीरे उठना या बढ़ना शुरू करे तो इसका मतलब वर्षा होगी, और एक फिक्स स्थिति की धीरे 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 वर्षा होगी। अच्छा, तल का लगातार बढ़ना, देखो पहले गिरना फिर धीरे धीरे उठना वर्षा, और लगातार बढ़ना, प्रतिचक्रवाती स्थिति बनेगी और साफ मौसम रहेगा। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समदाब वायु रेखाएं वायुमंडलीय दाब के वितरण को इन्हीं के कारण दर्शाया जाता है। वायुमंडल का जो दाब का वितरण दिखाया जा रहा है इन्हीं के कारण दिखाया जाता है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उनकी दर को दर्शाती हैं। इसे क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या है? समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। अच्छा, वायुदाब का क्षैतिज वितरण देख लेते हैं। ये तो हो गया लंबवत वितरण, अभी बता रहा था मैं। क्षैतिज इस तरह से वितरण, इस तरह से कैसे कैसे होता है देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोई नियमित वितरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पे धरातल है और कहीं पे समुद्र है, इसलिए उनका जो है प्रेशर वगैरह चेंज हो जाता है, इसलिए उनका समान वितरण नहीं है। वायुदाब पेटियों के वितरण में एक उत्पत्ति में केवल तापमान जिम्मेदार नहीं है, मतलब वायुदाब की जो पेटियां हैं इनकी उत्पत्ति के लिए केवल तापमान ही जिम्मेदार नहीं है, वरन गतिक कारण भी, जो गति होती है ना पृथ्वी की गति या अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब पेटियों को दो बृहद समूह, मतलब उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियों को दो बृहद समूह में, कौन कौन से? दो बृहद समूह में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है तापजन्य वायुदाब पेटी। नंबर 1 तापजन्य वायुदाब पेटी। इसके अंतर्गत भी दो पार्ट आएंगे, भूमध्य रेखीय पेटी जो निम्न दाब होता है, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। मतलब ताप के हिसाब से देखें तो दो हो गई। कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा वाली निम्न दाब की, और ध्रुव वाली ध्रुवीय उच्च दाब वाली पेटी। फिर दूसरा है गतिजन्य पेटी। दूसरा देखते हैं, गतिजन्य पेटी है ना, गतिजन्य वायुदाब पेटी। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत भी दो आते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इसके अंदर मतलब टोटल 4 पेटियों में, और एक हो गई भूमध्य रेखा। ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया है। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। नंबर 1 था हमारा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसमें क्या है? इसका विस्तार दोनों अक्षांशों की तरफ, मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है, परंतु सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इसमें खिसकाव, मतलब 5 डिग्री फिक्स नहीं है। सूर्य के उत्तरायण होने पे ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दक्षिणायन होगा तो 5 डिग्री दक्षिण से और थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ हवाएं अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर उठकर फैलती हैं, इसलिए सदैव निम्न वायुदाब। यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, क्यों? क्योंकि अत्यधिक तापमान होता है, ऊपर उठती हैं और फैल जाती हैं, इसलिए निम्न वायुदाब। देखो कहाँ है? ये है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। ये क्या है? तापजन्य कारण है। ये तापजन्य है और ये गतिजन्य वाली, ये दोनों गतिजन्य की हो गई ये पेटी, और ये तापजन्य की है, और ये ध्रुवीय पेटी तापजन्य वाली। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, इनको समझाऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वातावरण, मतलब यहाँ क्या है? धरातल पर हवाओं की गति क्या है? कम होती है और शांत वातावरण होता है, इसलिए इस कारण को, इस पेटी को क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। किसको? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ को डोलड्रम। ठीक है, दूसरा आता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। विस्तार कहाँ है? 30 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ होगा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। भूमध्य रेखा से उठी वायु, जो भूमध्य रेखा से वायु उठी और ऊपर फैली थी,
यहाँ नीचे उतर कर बैठने लगती है, जिस कारण इसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब नीचे बैठेगी ठंडी वायु, क्योंकि ठंडी जगह है ये, तो यहाँ आयतन उसका कम होगा, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ रही है ना। तो आयतन कम हुआ, आयतन कम होने के कारण इसका वायुदाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इस कारण यहाँ उच्च वायुदाब, मतलब उच्च वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब गतिजन्य पेटी यहाँ पे बनती है किस कारण, जो भूमध्य रेखा से उठी वायु यहाँ बैठती है और ठंडी होती है, आयतन कम होता है और वायुदाब बढ़ता है उसका। ठीक है, इसे ही अश्वाक्षांश। अश्वाक्षांश क्या है, क्या होता था प्राचीन काल में, इस जगह से व्यापारी अपने घोड़े लेके जाते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे, नाव में रख के घोड़े ले जाते थे। तो कभी कभी तूफान वगैरह आने से और इनका जो है समुद्र में स्थिति बिगड़ने से यहाँ पे वो जहाज़ों का चलना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए व्यापारी क्या करते थे, उनका भार कम करने के लिए अपने घोड़ों को यहाँ समुद्र में फेंक देते थे, जिस कारण इसका नाम, इन अक्षांशों का नाम अश्वाक्षांश पड़ गया। ठीक है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है, विस्तार कहाँ है, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ, है ना। यहाँ क्या है, वर्ष भर तापमान कम रहता है, जिस कारण फिर भी निम्न वायुदाब। अब क्यों रहता है ये देखते हैं। देखो यहाँ तापमान क्या रहेगा, निम्न रहेगा, लेकिन फिर भी वायुदाब जो है, तापमान कम रहेगा और निम्न वायुदाब रहेगा। वायुदाब भी निम्न है, लेकिन तापमान कम रहने पर वायुदाब अधिक होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं। क्योंकि यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु फैलकर स्थानांतरित होती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। यहाँ क्या है, वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए निम्न वायुदाब का आविर्भाव, निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये लास्ट वाली है। क्या है ये, ध्रुव एवं उसके समीपी क्षेत्र, ध्रुव और उसके आसपास क्षेत्रों में रहती है, यानी 90 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान रहता है, जिस कारण क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ठंडी एवं भारी हवाएं नीचे उतरती हैं। वायुमंडल की ठंडी और भारी हवाएं नीचे उतरती हैं तापमान कम होने के कारण। परिणामतः क्या होगा, उच्च वायुदाब गतिजन्य पेटी यहाँ का निर्माण हो जाएगा, उच्च वायुदाब पेटी का आविर्भाव हो जाएगा। चलो एक बार उसको डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो शुरू से समझाता हूँ। देखो क्या है ये, सबसे पहले ये है हमारी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कहाँ से, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, है ना, 5 डिग्री साउथ तक। अच्छा ये क्या है, तापजन्य है। तापजन्य दो बताई थी ना मैंने, एक तो ये हो गई, ये वाली भूमध्य रेखीय, और एक ये ध्रुवीय है, ये दोनों तापजन्य है। दूसरी बताई थी क्या, गतिजन्य वाली ये हैं, कौन सी, उपोष्ण उच्चदाब पेटी और उपध्रुवीय। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यही सेम है, दोनों तरफ सेम होती हैं। तो ये हो गई गतिजन्य। यही पूर्वी अक्षांश कौन सा, 30 डिग्री साउथ वाला। दोनों साइड में बताते हैं, लेकिन 30 डिग्री साउथ को याद रखो, क्योंकि ऊपर में तो क्या है, समुद्र नहीं है। 30 डिग्री साउथ को बोलेंगे, 30 से 35 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं अश्वाक्षांश। ठीक है, तो ये है, इसको समझ लेना। ये देखो यहाँ 9 डिग्री हो जाएगा, ध्रुवीय उच्चदाब हो जाएगा, यहाँ ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ 60 डिग्री, 65 डिग्री, ये 65 डिग्री वाला हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे 2 लेक्चर थे। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इसको ख़त्म करने की। 2 आज ख़त्म कर दे, थोड़ा सा और बचा है, बस जल्दी से ख़त्म कर। मैं चाहता हूँ आपका कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि आप एक बार पढ़ें तो बिल्कुल कंप्लीट ही हो जाए। आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।